नमस्कार दोस्तों, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। और चलिए आज क्या कहते हैं, जो मॉक टेस्ट पेपर है, ठीक है ना, उसी को आगे बढ़ाते हैं। हिंदी का जो व्याकरण का अभ्यास है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से हम व्याकरण संबंधी अभ्यास प्रश्न ही करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम 3 सबसे प्रमुख विषयों पर जो है वो चर्चा करेंगे। और वो कौन कौन से हैं आप सभी जानते हैं, जिनमें से प्रश्न आता ही आता है। 2-2, 4-4, 6-6 प्रश्न भी आते हैं। तो वो है आपका संधि, समास और उपसर्ग प्रत्यय। अब यहाँ पर केवल ये नहीं है कि हम आपके साथ केवल प्रश्न ही डिस्कस करेंगे, पहले थ्योरी भी डिस्कस करेंगे उसकी। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, लेकिन मेन बात यह है कि सबको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। जितने भी प्रश्न होंगे सभी को उसका उत्तर अपने एंड पे बताना ही बताना है, जिससे आपको पता चले कि आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है या नहीं दिया है। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले संधि के साथ। संधि में आपको पता है 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी कौन सी, विसर्ग संधि। और उसके बाद स्वर संधि के भी आपके आगे 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। एक होती है आपकी दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि संधि। इनके थोड़े से नियम देखिए। व्यंजन संधि में क्या होता है कि जितने भी आपके व्यंजन हो, ठीक है ना, जैसे कि संधि में मेन चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको अर्थ का कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना। अर्थ को यहाँ पे बिल्कुल ही जान लीजिए। आपको केवल ये देखना है पहले शब्द का अंत और दूसरे शब्द का प्रारंभ। दूसरे शब्द का प्रारंभ, ये जो है इनके आधार पर आपको देखना है कि स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। अब मेन स्वर संधि में जो 5 प्रकार हैं, इसमें आपको क्या है कि केवल स्वर संधि है तो स्वरों का भेद होगा। तो यहां पर क्या होता है, जब स्वर मिलते हैं तो एक नया स्वर बनता है। 2 स्वरों के मेल से एक नया स्वर। तो यहां पर क्या होगा कि दीर्घ संधि में कौन कौन से बनते हैं, आ, ई और उ। ये चार्ट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए प्रश्न करने से पहले। गुण संधि में क्या बनता है, ए और औ, ये ओ। जैसे कि आपका हो गया नरेंद्र, सुरेंद्र, परोपकार, ठीक है ना, ये सारे ए और ओ की मात्रा वाले। यण संधि में क्या होता है, य, व और र। अच्छा, गुण संधि में आपका अर भी बनता है, जैसे कि महाजमा ऋषि, महर्षि, जहाँ पे अर की ध्वनि आ जाए। फिर आपका वृद्धि संधि में क्या होता है, ए और औ, ये आपको ध्यान रखना है, ए और औ। अयादि संधि में क्या बनता है आपका, अय, आए, अव, आव। जहां पर भी आपको लगे कि इन ध्वनियों में से कोई भी बन रही है, जैसे मैं कहूं आपका एक अत्यधिक, अत्यधिक में य पर फोकस है, अत्य। तो जब य पे फोकस है तो ये आपके यण संधि के अंतर्गत आएगा, अति जमा अधिक, अत्यधिक। तो मेन आपको ये देखना है। फिर जैसे कि है व्यंजन संधि, उससे पहले विसर्ग संधि का मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, श, श, स, बहुत बार बताया हुआ है, फिर एक बार रिवाइज करवा रही हूँ क्वेश्चन से पहले। जहां पर ये आपके आधे या डबल आ जाए, जैसे कि निष्ठुर, ठीक है ना, ये निष्ठुर हो गया आपका, या फिर विस्तार हो गया, प्रस्तर हो गया, आधे आधे से दुस्साहस, दुशासन। फिर आपका क्या कहते हैं कि र की मात्रा आ जाए, निर्झर, दुर्व्यवहार, ये सब आपके विसर्ग संधि में आते हैं। और ओ की मात्रा, ओ की मात्रा यहाँ पर भी है और गुण संधि में भी है। लेकिन यहाँ पर ओ की मात्रा में क्या होगा कि 2 शब्द बिल्कुल भिन्न हैं, 2 शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आया, ओ की मात्रा अपने आप से आई है, जैसे मनोबल, तपोबल। व्यंजन संधि में क्या होता है, इन 3 व्यंजनों को छोड़कर बाकी जितने भी व्यंजन हो, अगर वो आधे आ जाएं, ठीक है ना, या फिर जैसे कि एक तो ये हो गया कि अनुस्वार वाला, अनुस्वार जहां पर आ जाए उसकी जगह म आ जाएगा, म के नीचे हलंत, जैसे संगम, ठीक है ना, संचार, संताप, संतान। फिर आपका ये आ जाए कोई भी व्यंजन, आधा व्यंजन, या फिर आपका जैसे कहते हैं व्यंजन संधि में जो तीसरा वाला वर्ण है, थर्ड वर्ण, उस पर अगर फोकस है मेन, जैसे क, ख, ग, ग पे फोकस है तो ध्यान रखिए कि क हो सकता है व्यंजन संधि में। फिर अजंत, अच जमा अंत, तो ज है तीसरा, च, छ, ज, तो वहां पर भी आपकी व्यंजन संधि आ सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये वाली स्लाइड अच्छे से देख लेंगे तो काफी हद तक आपकी संधि जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब चलते हैं प्रश्नों पर। सबसे पहले सूक्ति शब्द में कौन सी संधि है, ध्यान से सबसे पहले आपको अपने एंड पे बताना है, उसके बाद उत्तर देखना है।
सूक्ति। अब यहाँ पर क्या है, मूल शब्द क्या है? अगर आप मूल शब्द छांट लेंगे ना तो मुझे लगता है कि संधि करने में आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। यहाँ पे सूक्ति, उक्ति से बना है ये। उक्ति क्या होता है? कोई भी कथन। और अगर यहाँ से उक्ति हटा ली जाए तो स नहीं बचेगा। मोस्ट स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, स जमा उक्ति नहीं, सु जमा उक्ति। सु मतलब होता है अच्छा, तो सु जमा उक्ति। अब यहाँ पे सु जो है ऊ पे स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ है, और ये ऊ से प्रारंभ, तो ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बने, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगी। तो सूक्ति मतलब सु जमा उक्ति। आगे देखिए, स्वर्ण में कौन सी संधि है? अब स्वर्ण, स्वर्ण में व पे फोकस है, और स्व, व, अव नहीं है, व है केवल। तो व किसमें होता है? आपका यण संधि में। और यण संधि में व बनाने का नियम क्या होता है कि जो शब्द है वो ऊ से प्रारंभ होना चाहिए। तो स्वर्ण में फिर आएगा आपका सु जमा अर्ण। लेकिन अब यहाँ पे अर्ण आएगा, अर्ण ऐसे करके नहीं आएगा, क्योंकि ण का ये न का ण हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए सु जमा अर्ण स्वर्ण। तो यहाँ पे आपकी आएगी यण संधि। आगे देखिए, किस शब्द में संधि ही नहीं है? अच्छा, मेन बात ये कि संधि ही नहीं है किसमें? स्वागत, अनधिकार, विस्तार या न्यून। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने उपसर्ग प्रत्यय नहीं पूछा संधि किसमें नहीं है। तो ध्यान से, स्वागत व, सु जमा आगत सभी जानते हैं। विस्तार आधा स आ गया, ठीक है ना, तो विसर्ग संधि वी जमा तार। न्यून, अब या तो एक तो बड़े ऊ की मात्रा है तो न्यू जमा ऊन, लेकिन न्यू वो तो अंग्रेजी का वैसे कोई शब्द हो गया, लेकिन य तो यहाँ पे यण संधि है बेसिकली, नी जमा ऊन। लेकिन अब यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे यण संधि है या दीर्घ संधि है? अब उसके लिए थोड़ा तो अभ्यास करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे शब्द बार बार उन्हीं में से ही आता है। मैं आपको बता रही हूँ, ये भी सारे शब्द आपने देखे हुए हैं, तो मेन बस आपको ध्यान रखना है प्रैक्टिस। लेकिन अनधिकार, अनधिकार में ना कोई संधि नहीं है, केवल उपसर्ग है। अन जमा अधिकार, तो यहाँ पे कोई भी क्या कहते हैं कि आपकी संधि नहीं थी, केवल उपसर्ग था। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका बी ऑप्शन। आगे देखिए, निम्न में से वृद्धि संधि के परिचायक कौन से होते हैं? मैंने अभी पीछे बताया, वृद्धि संधि का हमें किन से पता चलता है? ए और औ से। करेक्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन। अब जैसे ए और ओ है, ये किसके परिचायक होते हैं? गुण संधि के। य और व किसके परिचायक होते हैं? यण संधि के। और अव और अय किसके परिचायक होते हैं? आपके अयादि संधि के। तो पेपर में क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए आपका मेन टारगेट क्या है। आगे देखिए, ऊष्म व्यंजनों का सर्वाधिक महत्व किस संधि में होता है? और इसके लिए पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ऊष्म व्यंजन होते कौन से हैं। कितनों को पता है यहाँ पर? हाँ, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं आपके? वो होते हैं श, श, स, ह। ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब इनका महत्व मैंने अभी बताया था, सबसे ज़्यादा किसमें होता है? विसर्ग संधि में, क्योंकि अधिकतर ये विसर्ग संधि में ही आते हैं। जैसे कि कुछ शब्द निस्संतान, निस्संदेह, ठीक है ना, आपका प्रस्तर, फिर आपका जैसे श दुशासन। तो विसर्ग संधि में सबसे ज्यादा महत्व जो होता है वो ऊष्म व्यंजनों का होता है। आगे देखिए, निम्न में से भिन्न संधि वाला शब्द कौन सा है? अजंत, तद्रूप, किंकर या नीरव। पहले स्वयं से ट्राई कीजिए कि क्या सही उत्तर हो सकता है आपके अकॉर्डिंगली। हाँ, चारों का, अजंत, तद्रूप, किंकर या नीरव। ध्यान से देखिएगा, अजंत। अब यहाँ पे अजंत जो है वहां पे ज पे फोकस है, ठीक है ना, और ज तीसरा वर्ण है, च, छ, ज। तो मैंने बताया था यहाँ पे क्या आएगा आपका? अच जमा अंत। यहाँ पे आपकी विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि आएगी। तद्रूप, तद्रूप में द, त, थ, द। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? फिर वही तत् जमा रूप, तद्रूप। इसमें भी आपकी व्यंजन संधि है। और किंकर, यहाँ पे तो अनुस्वार आ गया तो काम ही खत्म, किम जमा कर। तो यहाँ पर भी आपकी व्यंजन संधि है। लेकिन चौथे में क्या है? नीरव। अब नीरव में बेसिकली आपकी क्या है? निहि जमा रव। यहाँ पर क्या है? आपकी विसर्ग संधि। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका डी ऑप्शन। आगे देखिए, निषेध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
और मुझे याद है कि स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम यहाँ पे कभी कभी समस्या आती है, कुछ स्टूडेंट्स को ये आसान लगता है, तो ज़रा बता दीजिए निषेध का सही संधि विच्छेद क्या होगा, कैसे शब्द को तोड़ा जाएगा। निहि जमा शेद, नी जमा सेद, निशी जमा ध और निश जमा इद, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा निषेध में वो बेसिकली आपका नी जमा सेद होगा, सिंपल। यहाँ पे एक ही मात्रा देकर फंस मत जाइएगा, ठीक है ना, कि स्वर संधि है। श षटकोण देके फंस मत जाइएगा कि विसर्ग संधि है, लेकिन यहाँ पे आएगा। और क्योंकि श पूरा है, जो विसर्ग संधि होते हैं उसमें श श स जो होते हैं ये आधे या डबल होते हैं, तो यहाँ पे नी जमा सेद सिंपल। विशेष में विशेष में तो खैर संधि नहीं है क्योंकि वी जमा शेष होता है, लेकिन नी जमा सेद इसका सही संधि विच्छेद है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, संधि की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है, फिर वही, ठीक है ना, निरोग, निष्ठुर, निस्तार और निदान। अब ध्यान से देखिएगा, निरोग, निहि जमा रोग, ठीक है ना। और यहाँ पर आके ना स्टूडेंट सबसे पहले मतलब कि उन्हें बहुत खुशी होती है, वो निष्ठुर, निस्तार, भाई इसमें तो श आधा आ गया, स ये तो आपकी विसर्ग संधि है, इसमें भी विसर्ग है, तो भाई क्या बात है, करेक्ट ऑप्शन हट गया। जल्दबाजी मत कीजिएगा। फिर भी देखिए, निष्ठुर, निहि जमा ठुर। एक्चुअली स्टूडेंट्स को इन वाले शब्दों में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। निस्तार, निहि जमा तार, लेकिन अब निदान जो है वो नी जमा दान, वो केवल उसमें कोई संधि नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन बेसिकली आपका डी ऑप्शन ही है, ठीक है ना। आगे देखिए, किस शब्द में संधि और उपसर्ग दोनों नहीं है, यानी कि इन चारों में से 3 में संधि भी है उपसर्ग भी है। तो चलिए देखते हैं। दुराचार, दुराचार कैसे बनता है, हाँ, दुर जमा आचार, दुर मतलब बुरा आचार, और संधि के वे में ले तो दुहु जमा आचार, तो इसमें तो दोनों हैं। फिर निराहार, अब जहाँ पे निर दुर उपसर्ग आ जाए, मैंने बार बार बताया है ना कि वहाँ पे संधि होती है विसर्ग, तो अब यहाँ पे निराहार, तो यहाँ पे पहले तो उपसर्ग निर जमा आहार, और संधि में निहि जमा आहार, तो इसमें भी दोनों हैं। सूक्ति, अब देखिए सु जमा उक्ति रहेगा यही, लेकिन ये विसर्ग के रूप में भी कार्य करता है और संधि के रूप में भी। उपसर्ग तो ये हो गया कि भाई देखिए अच्छी उक्ति, उक्ति के साथ सुपसर्ग लगा दिया, लेकिन संधि इसलिए है क्योंकि ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गए। लेकिन भावुक, भावुक में क्या होता है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि भावुक में भौ उपसर्ग है, लेकिन संधि क्या है इसकी, भऊ जमा अक, ये उक, भावुक। लेकिन अब इसमें प्रत्यय है, बेसिकली उपसर्ग तो है ही नहीं, भाव जमा उक, इसमें प्रत्यय था आपका, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका डी ऑप्शन। आगे देखिए, पित्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि है, ये भी हम कई बार कर चुके हैं, पित्राज्ञा। अब पित्र, र पे फोकस है केवल, तो र पे फोकस किस में आता है, यण संधि में। और र बनता कैसे है कि जब आपका जो पहला शब्द है वो री पे खत्म हो और दूसरा जो है वो किसी भी अन्य स्वर से प्रारंभ हो। पित्राज्ञा में स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि पितृ जमा आज्ञा ऐसे करके लिख देते हैं, वो कितना सिंपल है, जबकि ये गलत है। यहाँ पे पितृ ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पितृ, त के साथ री का स्वर, जमा आज्ञा, पित्राज्ञा। तो यहाँ पे देखिए र एंड में आया, अन्य स्वर कोई भी आ से प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पे आपकी यण संधि आएगी। चलिए 10 प्रश्न तो संधि विच्छेद के हो गए। अब आते हैं समास पर। समास आपको पता है, फिर इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, फिर हम क्वेश्चंस पर चलेंगे। 6 प्रकार के समास होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। और समास का मतलब क्या होता है कि 2 शब्द मिलते हैं, ठीक है ना, और एक सही तरीके से सही संबंध के साथ मिलन। सही संबंध के साथ मिलन होता है 2 शब्दों का, कि एक शब्द दूसरे से प्रॉपर्ली संबंधित होता है। और वहां पर आपको क्या देखना है, जो पहला शब्द होता है उसे पूर्व पद कहा जाता है, जो दूसरा शब्द होता है इसे उत्तर पद कहा जाता है। अब अव्ययी भाव समास में क्या होगा, बस सिंपल सी पहचान याद रखिए क्योंकि बहुत बार हो चुका, या तो वो शब्द हो क्रिया विशेषण या शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही हो। इन 2 चीजों से आप पहचानेंगे कि वहां पर आपका अव्ययी भाव है या नहीं है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष में क्या आएगा आपका, जहां पे भी कारक चिन्हों का लोप हो, जहां पर भी कारक चिन्ह आ जाए, ठीक है ना, उसको तोड़ने के बाद।
फिर कर्मधारय, इसमें आपके सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, या तो आपका विशेषण और विशेष्य का संबंध हो कि एक शब्द दूसरे की विशेषता बतला रहा है, या फिर उपमान उपमेय का संबंध हो दोनों शब्दों में, यानी कि तुलना, कंपैरिजन हो रहा हो किसी का, कि कोई किसी के जैसा है, कैसा है। फिर द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद जो होता है, पहला यानी कि पूर्व पद, वो संख्यावाचक होता है। नवग्रह, नवरात्र, चौपाई, ठीक है ना, फिर आपका दोपहर, दोपहरों का समूह, तो ये सारे आपके द्विगु समास होते हैं जिसमें केवल पहला पद संख्यावाचक होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है, जहां पे दोनों पद इक्वली इंपॉर्टेंट हो, दोनों पद जो है इक्वली इंपॉर्टेंट हो, आप किसी को भी हटा नहीं सकते हैं। जैसे माता पिता, पाप पुण्य, लेखा जोखा, देव असुर, देवासुर जैसे आता है, देव जमा असुर, देवासुर, देव और असुर, तो वहां पे द्वंद्व समास आ जाएगा। और बहुव्रीहि में क्या होता है, जहां पर दोनों ही पद अप्रधान है, मतलब कि दोनों वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है, कोई थर्ड मीनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है, थर्ड अर्थ, तीसरा जो अर्थ है वो महत्वपूर्ण है। बस इतना सा याद रखना है आपको समास में। और फिर मैं वही कह रही हूँ बार बार कि ये वाली स्लाइड्स अगर आप आज अच्छे से देख लेंगे, आपका संधि समास उपसर्ग प्रत्यय क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्नों पर। तो सबसे पहले तो घनश्याम में कौन सा समास है, कौन बताएगा मुझे, जल्दी से ट्राई कीजिए सही उत्तर बताने का कि घनश्याम शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय, अव्ययी भाव या बहुव्रीहि। अब घनश्याम दो शब्दों से मिलकर बना है, घन जमा श्याम। घन मतलब बादल भी होता है, ठीक है ना, और घन मतलब वैसे घना भी होता है, ठीक है ना। श्याम मतलब काला भी होता है। अब घनश्याम के दो अर्थ निकल सकते हैं, या तो काले बादल या फिर श्री कृष्ण। अब ऐसे में आपको देखना जहां पे दो अर्थ हो कि वो शब्द अधिकतर किस रूप में यूज होता है। अब आसमान में काले बादल हो तो आप ये कहते हैं अपने पेरेंट्स से, अरे भाई आज तो घनश्याम निकले हुए हैं, बारिश बहुत अच्छी होगी। जब आपके पास यहाँ पे बहुव्रीहि समास का ऑप्शन है और कर्मधारय का भी, तब फिर आप यहाँ पर बहुव्रीहि को ही प्रायोरिटी देंगे। आपकी पहली प्रायोरिटी बहुव्रीहि ही होगी, क्योंकि घनश्याम 99% आपका श्री कृष्ण के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। आगे देखिए, हाँ, लेकिन अगर आपका बहुव्रीहि समास ना होता तो डेफिनेटली आप कर्मधारय चूज करते। तो बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, यथेष्ट शब्द में कौन सा समास है। आई गेस ये भी आप काफी बार अब कर चुके हैं। वैसे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यथा जमा इष्ट। अब अगर यहाँ पे संधि होती तो जरा गैस करेंगे यहाँ पे कौन सी संधि है, कौन सी संधि आएगी यहाँ पर अगर आएगी तो। यहाँ पे आ पे खत्म हुआ है और ई पे प्रारंभ हुआ है और ए बन रहा है, तो ये ए और ओ जो होता है वो आपका गुण संधि में बनता है। तो यथेष्ट, यथा मतलब अनुसार, और इष्ट मतलब क्या होता है, इच्छा। और तो इसका समास विग्रह क्या होगा, इच्छा के अनुसार। और वैसे भी जहां पे यथा या प्रति उपसर्ग आ जाए, या रखिए अव्ययी भाव समास है, काम खत्म। आगे, किस समास में दोनों ही पद संख्यावाचक हो सकते हैं, दोनों पद। अब क्या होता है, जैसे कि मैं ये लिखती हूँ प्रश्न संख्यावाचक, फटाफट बिना कुछ सोचे समझे स्टूडेंट्स द्विगु समास चूज कर लेते हैं, जो गलत है। यहाँ पे दोनों पद संख्यावाचक आ गया कि उत्तर पद भी और पूर्व पद भी, दोनों ही। तो दोनों में संख्यावाचक कौन सा होगा, ऐसा कौन सा शब्द है। जैसे कि आपका है 77, 7 और 70, तो यहाँ पे क्या आया बीच में और। फिर आपका जैसे कहते हैं 47, 7 और 40, 47। फिर आपका कह देते हैं क्या आपका 63, 3 और 60, 63। तो यहाँ पर आपका हमेशा द्वंद्व समास आएगा। केवल द्वंद्व समास ही ऐसा है, ठीक है ना, जिसमें कि दोनों पद संख्यावाचक हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक और भी संभावना है, यहाँ पर ठीक है ना, अव्ययी भाव एक बार को हो सकता है, बहुत ही कम चांसेस हैं, 3%, 1% नहीं कहा मैंने, 3% का है, लेकिन हो सकता है अगर द्वंद्व ना हो तो। जैसे कि मैं एक एक घर में जाकर छानबीन करूंगा, या मैं एक एक घर में जाकर मिठाई बांटूंगा। खैर वहां पे एक एक की जगह हर एक या प्रत्येक हो जाता है, लेकिन एक एक यहाँ पर वो संभव है।
फिर भी एक बार को, जैसे कि वो तो 8-8 आंसू रोया, 8-8, यानी कि मतलब बहुत अधिक रोया, तो वहां पर फिर आपका क्या होता है कि बहुत अधिक रोना, तो वो आपका अव्ययी भाव में आ जाता है। तो ठीक है ना, तो इसलिए वहां पर भी एक बार को होता है, लेकिन इसका प्रमुख जो उत्तर है वो हमेशा द्वंद्व रहेगा। तो दोनों दिए गए हों फिर भी आपका करेक्ट ऑप्शन द्वंद्व समास ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, सत्याग्रह में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुव्रीहि? ध्यान से दीजिएगा, सत्याग्रह कौन से दो शब्द है इसमें? सत्य और दूसरा शब्द क्या आएगा? आग्रह। आग्रह करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, मतलब कि सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। और यहाँ पे के लिए जो है वो कारक चिन्ह है। कौन से कारक का है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है आपका संप्रदान कारक का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। आगे देखिए, सीमा रेखा में कौन सा समास है? इस पर थोड़ा फोकस कीजिए, जरा जल्दी से सोचिए क्या अर्थ हो सकता है सीमा रेखा, क्योंकि शब्द बहुत सिंपल है, एक है सीमा और एक है रेखा। अब बताइए दोनों में संबंध कैसे बनाएंगे आप, क्योंकि तभी पता चलेगा कि चारों में से कौन सा समास है। तो ट्राई कीजिए एक बार, इसमें मैं आपको 10 सेकंड का समय देती हूँ, ट्राई कीजिए। सीमा रेखा, अब और कभी कभी ना मैं आपको एक और अच्छी बात बताती हूँ, कभी कभी अगर आपको एक शब्द में समास पता ना चल रहा हो तो आप उसे ना वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, काफी हद तक ना आपको एक आइडिया लग जाता है। जैसे कि तुम इस सीमा रेखा को पार नहीं करोगी। सीमा रेखा मतलब ये तुम्हारी सीमा है। तो यहाँ पे सीमा पर रेखा, सीमा के लिए रेखा, क्या होगा? यहाँ पे बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा। सबसे सिंपल दिखने वाला शब्द जो है वो बहुत कठिन बन जाता है, क्योंकि हाँ अगर ये ऑप्शन है तब तो फटाफट चूज कर सकते हैं कि भाई तत्पुरुष समास है, जो है भी। लेकिन यहाँ पे अब अगर आपसे बाई चांस ये पूछा जाए, यहाँ पे करण तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है, कौन सा है, आती है समस्या वहां पर। तो मैं आपको बता दूं इसका जो बिल्कुल सही समास है वो क्या है? सीमा की रेखा। ये तुम्हारी सीमा की रेखा है कि तुम इससे आगे नहीं जा सकती। यहाँ पे तुम्हारी सीमा है जिस पर रेखा खींची गई है। तो सीमा की रेखा, यहाँ पे आपका संबंध तत्पुरुष आएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिंपल, बहुत सिंपल लगने वाला। आगे देखिए, शूल पाणी में कौन सा समास है? इसमें आपको याद आ रहा है? चक्र पाणी, वीणा पाणी, वज्र पाणी, ये सारे के सारे शब्द याद आ रहे हैं सभी को? कितनी बार मैंने करवाए हुए हैं। ये पाणी का मतलब क्या होता है? पाणी का मतलब होता है हाथ। अब जैसे चक्र पाणी, चक्र है पाणी में जिनके, अर्थात विष्णु जी। किसके हाथों में चक्र है? सुदर्शन चक्र, ठीक है ना, विष्णु जी। वीणा है हाथों में जिनके, अर्थात सरस्वती जी। वज्र है पाणी में जिनके, अर्थात देवराज इंद्र। इंद्र के हाथ में ही वज्र होता है ना। लेकिन शूल, शूल क्या है? शूल से क्या याद आ रहा है? त्रिशूल। तो शूल है पाणी में जिनके, अर्थात शिवजी जी। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका बहुव्रीहि समास। तो ये सारे याद रखिएगा, शूल पाणी, चक्र पाणी, वीणा पाणी, वज्र पाणी। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए, निम्न में से किस में शब्दों के अर्थ का कोई विशेष महत्व नहीं होता? अब ऑप्शन देखिए, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। कौन सा ऐसा शब्द, मतलब इन चारों में से ऐसा कौन सा है जिसमें शब्दों का जो अर्थ है, शब्दों का अर्थ वो विशेष महत्व नहीं रखता कुछ? संधि, समास। अब समास में अर्थ का तो सबसे मेन महत्व है, क्योंकि जब तक हमें शब्दों का अर्थ नहीं पता होगा हम उन दोनों के बीच में संबंध कैसे बनाएंगे? उपसर्ग, अब एक शब्द था आपका स्वस्थ, उसमें अ उपसर्ग लगा दिया, मतलब कि अब मैं स्वस्थ नहीं हूं, तो अ उपसर्ग बताता है अभाव, किसी चीज का ना होना। फिर जैसे कि स्मृति या स्मृत, याद करना किसी को स्मृति, और किसी को भूल जाना विस्मृत, तो वी ऑपोजिट के लिए आ जाएगा। देश, विदेश, वि उपसर्ग मतलब दूसरा। तो इसलिए उपसर्ग में भी आपके अर्थ होते हैं और प्रत्यय में भी होते हैं। प्रभाव, प्रभावित, प्रभाव जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा है, प्रभावित विशेषण बन जाता है। फिर तो शब्दों का अर्थ सब में, लेकिन संधि में नहीं है। संधि में आपका कोई भी शब्द, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। नी जमा ऊन, कोई फर्क पड़ा?
इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? यहाँ पे न्यून में, न्यून का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम, सबसे कम। और ऊन होता है आपका ऊन का गोला, जिससे स्वेटर वगैरह बनाते हैं आप। तो कोई भी संबंध था? बिल्कुल नहीं। संधि में आपको केवल इतना देखना होता है, शब्द कोई भी हो, उसका एंड कहाँ पे हो रहा है, दूसरे का स्टार्टिंग कहाँ पे हो रही है, दैट्स इट। तो इसे संधि में शब्दों का अर्थ का कोई महत्व नहीं होता अधिक। आगे देखिए, किस शब्द में उत्तर पद प्रधान है? आजन्म, गौरीशंकर, पंचानन या नीलकमल। और इसके लिए पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि उत्तर पद जो होता है प्रधान, वो किस समास में होता है। और ये भी मैंने बहुत बार बताया हुआ है, एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। खैर, उससे संबंधित हो सकते आगे प्रश्न हो, तो एक बार उत्तर पद प्रधान जो होता है वो आपका 3 समास में होता है, कर्मधारय, द्विगु और तत्पुरुष। इन तीनों में आपका उत्तर पद प्रधान होता है। और उसका रीजन क्या है कि ये जो दोनों हैं, तत्पुरुष और द्विगु, ये आपके तत्पुरुष से ही निकले हैं। ठीक है ना। अब आपको ये देखने कि इन चारों में से, इन तीनों में से कौन सा समास है। बेसिकली उसमें उत्तर पद प्रधान होगा। आजन्म, आजन्म में तो अव्ययी भाव समास है। गौरी शंकर, गौरी और शंकर, इसमें द्वंद्व समास है। पंचानन, 5 हैं आनंद जिसके, ये आपका बहुव्रीहि समास है। लेकिन नीलकमल, नीला कमल, ये आपका कर्मधारय समास है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका डी ऑप्शन। तो ऐसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, राजीव लोचन में कौन सा समास है? अब राजीव लोचन, राजीव का मतलब होता है कमल और लोचन का मतलब होता है नेत्र या आंखें। तो कमल और आंखें, कमल जैसी ये आंखें। तो ये क्या आ गया कि एक चीज की दूसरे के साथ तुलना हो रही है, और जहां पे तुलना होती है या विशेषता बतलाई जाती है, वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है। अब देखिए, वैसे राजीव लोचन मुख्यतः श्री कृष्ण जी या विष्णु जी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन बहुव्रीहि समास यहाँ पर नहीं है कोई भी। तो यहाँ पे आपका कर्मधारय समास सबसे बेहतर विकल्प होगा। आगे देखिए, किस शब्द में दोनों पद अप्रधान होते हैं? बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बताया है, सबसे सिंपल है यहाँ पर कि दोनों पद अप्रधान, मतलब कि दोनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, वो होता है आपका बहुव्रीहि। लेकिन अब यहाँ पर भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको देखने की चारों में से बहुव्रीहि समास किसमें है। तब जैसे सतसई, 700 पदों का समूह, ये आपका द्विगु समास है। घनश्याम, अब यहां पर आपका कर्मधारय भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चलिए, पेपर में आपको दिमाग बिल्कुल अपना खुला रखना है। या फिर बहुव्रीहि भी हो सकता है। तो ये आपका एक्सपेक्टेड उत्तर हो सकता है, बट फिर भी बाकी देख लीजिए। सुरासुर, सुर और असुर, यहाँ पे आपका द्वंद्व समास है। और प्रत्येक, हर एक, तो यहाँ पर आपका अव्ययी भाव है। यानी कि द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव, इनमें तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। घनश्याम आपका यहाँ पे सबसे सही उत्तर होगा। तो पॉसिबिलिटी आपने दोनों लेके चली कि कर्मधारय भी हो सकता है, बहुव्रीहि भी। ठीक है ना। तो बस इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, दिमाग बिल्कुल ओपन रखना है, हर तरह की पॉसिबिलिटी के लिए आपको तैयार रहना है। तो ये 10 प्रश्न हुए आपके किसके? समास के। अब अंत में विषय आता है आपका उपसर्ग प्रत्यय का। मुझे आशा है कि ये थ्योरी और क्वेश्चन से आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब उपसर्ग प्रत्यय में क्या होता है? बेसिकली ये होते हैं शब्दांश, शब्दों के अंश। शब्दों का एक छोटा सा पार्ट होता है ना। अब जैसे वि उपसर्ग है, बे उपसर्ग है, वो अपने आप में पूरा का पूरा शब्द तो नहीं है। ठीक है ना। वो केवल और केवल एक शब्दांश है, शब्दों का एक छोटा सा पार्ट। तो याद रखिए, ये शब्दांश होते हैं। दूसरा, उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगता है, मूल शब्द। देखिए, सही उपसर्ग या प्रत्यय पहचानना है तो आपको मूल शब्द पहचानना पड़ेगा। मूल शब्द की, जैसे अब मैंने कहा, जैसे कि आजन्म, तो यहाँ पे सब कुछ जो है वो जन्म से संबंधित है। तो जन्म आपका मूल शब्द है, आ उपसर्ग है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मूल शब्द के पहले जो लगता है वो उपसर्ग, बाद में जो लगता है वो प्रत्यय। तो मूल शब्द छांटना आपका सबसे मेन काम होना चाहिए। फिर प्रत्यय जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया से जुड़कर बनते हैं। ध्यान रखिएगा। और तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? ठीक है ना, जो आपके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जुड़कर बनते हैं। तो ये तो हो गए प्रत्यय के प्रकार। उपसर्ग के भी 4 प्रकार होते हैं। अब जैसे कुछ संस्कृत के उपसर्ग होते हैं,
जो बिल्कुल ही प्रॉपर, जैसे कहते हैं प्रतिकूल, ये आपका एक तत्सम शब्द है, तो प्रति जो है वो आपका संस्कृत का उपसर्ग है। फिर आता है हिंदी के। अब जैसे मैं कहती हूँ कोई सिंपल सा हिंदी का शब्द, मतलब जैसे आ गया जो कि तत्सम ना हो, तद्भव हो, तो वहां से आपके हिंदी के उपसर्ग आ जाएंगे। फिर आपका जैसे आ गया ये विदेशी, विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग जैसे कि आपको शब्द पता चल जाएंगे, बेलगाम, तो बे उपसर्ग जो है वो विदेशी है। फिर आपका ना समझ, अब ना समझ जो है, ठीक है ना, कि जिसमें समझ नहीं है, या ना लायक, लायक, ठीक है ना, तो वो फिर आपका हिंदी का आता है। लेकिन ना काबिल, काबिल जो है, काबिल आपका विदेशी शब्द है, तो वहां पर वो विदेशी में आ जाएगा फिर, ठीक है ना। फिर जैसे कहते हैं कि बदसलूकी, बदतमीज, तो बद जो है वो आपका विदेशी उपसर्ग में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जो है उपसर्ग के भी वर्गीकरण कर सकते हैं। चलिए, तो अब ऐसा करते हैं, प्रश्नों पर चलते हैं। निर्वासित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ध्यान से बताइए, आपके पास 4 विकल्प हैं, निहि, इत, निर या नी। ध्यान से देखिए, निर्वासित, निर्वासित का मतलब क्या होता है? जिसे कहीं से निकाल दिया गया हो। तो सबसे पहले तो आपको पता है क्या छांटना है कि इसमें मूल शब्द क्या है। मूल शब्द क्या है वो आपका सबसे मेन काम होना चाहिए। निर्वासित, अब यहाँ पे वासित नहीं, वास आएगा मूल शब्द। कभी कभी स्टूडेंट वासी भी करते हैं, लेकिन नहीं, वास, यानी कि जहां पे आप रह रहे हैं, रहने का स्थान। तो यहां पे क्या है, बेसिकली निर उपसर्ग है, निर जमा वास जमा इत। अब यहाँ पे इत भी था, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स उपसर्ग और प्रत्यय में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये इत जो है ऑप्शन चूज करके जाते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे आपका निर उपसर्ग आएगा, सी ऑप्शन। आगे देखिए, किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय नहीं है, समुच्चय, वैश्विक, निर्वाह या कालिमा। अब आई गेस आपको पता होगा, वैश्विक में तो इक प्रत्यय है, बहुत सिंपल। कालिमा में इमा प्रत्यय है, बहुत सिंपल। और ल से छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा आएगा, बड़ी की मात्रा नहीं आएगा। अब समुच्चय, समुच्चय किससे बना है? समुच्चय बोधक आपने अविकारी शब्दों में पढ़ा होगा, कंजक्शन। लेकिन समुच्चय से आपको क्या आता है? समूचा। हम कहते हैं ना, समूचा विश्व भारत की ओर देख रहा है, तो समूचा ये आपका मूल शब्द है, समूचा जमा, अब य समुच्चय, य प्रत्यय है, समूचा जमा य समुच्चय, तो ये आपका य प्रत्यय आ गया। लेकिन निर्वाह, यहां पे आपका निर उपसर्ग आ जाएगा, निर जमा वाह, निर्वाह। वहन करना, जैसे कहते हैं ना, किसी चीज का आप निर्वहन कर रहे हैं, वहन करना किसी चीज को, मतलब कि उस प्रकार से व्यतीत करना, बिताना। तो निर्वाह मतलब कि आपका निर्वाह नहीं हो रहा, वहन नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आएगा। आगे देखिए, तद्धित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? तद्धित कौन सा था? जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से जुड़कर बने हों। अब सजावट किससे बना है? सज से, जो क्रिया है। खिलवाड़ ये बना है। अच्छा, यहाँ पे ना खिलवाड़ में भी स्टूडेंट्स को एक समस्या आती है, वो कहते हैं मैम खिलवाड़ में ना जो खेल है, ये तो खेल तो आपका एक संज्ञा शब्द भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कि खेल जो है ये अच्छा खेल नहीं है, खेल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। लेकिन खेल यहाँ पे अब आपको कैसे पता चलेगा? चारों विकल्प देख लीजिए, हो सकता है वाकई में ये संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ हो। सैद्धांतिक, अब इसमें मूल शब्द क्या है? सिद्धांत। अब यहाँ तो आपको पता चल गया ना कि ये तो किसी भी हालत में भाववाचक संज्ञा ही आएगा, कुछ और आ ही नहीं सकता। तो अब यहाँ पर आपको ये क्रिया में लेना ही पड़ेगा। तो देखिए, फिर वही चीज, माइंड को ओपन रखना है। ये खेल जो है वो संज्ञा भी हो सकता था, क्रिया भी हो सकता था, लेकिन आपको बाकी फिर ऑप्शन देखने थे कि बाकी सब में से सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है। तो इसलिए चारों विकल्प पढ़े बिना कभी भी उत्तर मत दीजिएगा, और पढ़ाकू तो पढ़ से बना ही है, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका सी ऑप्शन। आगे देखिए, भिन्न उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? अनंग, अनधिकार, अनुस्वार या अनुपयोगी। ध्यान से देखिए, बिल्कुल डिफरेंट से लग रहे हैं, तो अब क्या देखेंगे हम? सबसे पहले तो अनुस्वार, यहाँ पे आपका अनु उपसर्ग है, अनु जमा स्वार। अनधिकार, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अन कर देते हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ इतना सा है, अन जमा अधिकार, न आधा है। फिर अनंग, अनंग क्या होगा? जिसमें जिसका कोई अंग नहीं है, अन जमा अंग,
और अनुपयोगी में यहाँ पे अनु लिख देते हैं स्टूडेंट, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आएगा अन जमा उपयोगी, क्योंकि जो ऊ की मात्रा थी वो तो स्वर बनकर यहाँ पर आ गई, तो अन जमा उपयोगी। तो बेसिकली यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आया आपका अनुस्वार, जिसमें बिल्कुल भिन्न उपसर्ग है, बाकी सब में अनुपसर्ग था। आगे देखिए, निम्न में से किसमें कृत प्रत्यय है? फिर वही चीज, कृत प्रत्यय कौन सा होता है? जो क्रिया से बना हो। अब वैचारिक, वैचारिक किससे बना है? विचार से, जो क्रिया नहीं है। मानवीय, ये किससे बना है? मान से नहीं बना, मानव से बना है। मानव, मानव जमा ईय, मानवीय। रुकावट किससे बना है? रुख। अब रुख, अब ध्यान से। और अपनाना किससे बना है? अपना। अब यहां पे क्रिया क्या हो सकता है? विचार, मानव, रुख या अपना। रुख की गाड़ी रुक गई, तो क्रिया केवल एक ही हो सकती थी, और इसलिए करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका सी ऑप्शन। आगे देखिए, भिन्न उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? फिर वही प्रश्न, अत्योज, अतिशयोक्ति, अत्याधुनिक या अतिक्रमण। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ सकता है? अत्योज। कैसे बनता है अत्योज? ओज, मूल शब्द समझ में आ रहा है आपको? अत्योज, तो अति जमा ओज। यहाँ पे आपका अति उपसर्ग था। अतिशयोक्ति, अब यहाँ पर गलती हो जाती है, स्टूडेंट्स को लग रहा है मैम यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल आंखों के सामने की अति उपसर्ग है, लेकिन नहीं, यहाँ पर उपसर्ग है अतिशय। अतिशय मतलब बहुत अधिक। अतिशय जमा उक्ति की बात को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बोला गया, अतिशय। अच्छा, बाकी में देखिए, अत्याधुनिक, अति जमा आधुनिक। और अतिक्रमण में क्या आएगा? अति जमा क्रमण। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आना था आपका? बी ऑप्शन। अतिशय जमा उक्ति, अतिशयोक्ति, अलंकार। अलंकार है ना। तो आगे देखिए, उपसर्ग प्रत्यय के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये नियमों से संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको बस ये आ जाए कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, इसमें कृत प्रत्यय कौन सा है। आपको नियमों से संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं। और मुझे आइडिया है कि जो हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, उन्हें तो नियमों से संबंधित प्रश्नों वाले लेक्चर भी मिल गए होंगे, ठीक है ना। तो उपसर्ग प्रत्यय के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत, यानी कि केवल एक गलत है, 3 सही हैं। तो सबसे पहले तो ये सार्थक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब जैसे बे उपसर्ग, इसका मतलब क्या होता है? उस चीज के कोई बिना, जैसे बे लगाम यानी लगाम के बिना, बेहिसाब बिना हिसाब के, तो एक अर्थ है ना। उसी प्रकार वी उपसर्ग, वी का मतलब एक तरह से विलोम टाइप में आ जाता है कि विस्मृत करना, मतलब कि भूल जाना। विदेश, दूसरा देश, मतलब ऑपोजिट। तो डेफिनेटली इनका अर्थ होता है, सार्थक हैं। ये शब्द संरचना में सहायता करते हैं। अरे बिल्कुल करते हैं। शब्द निर्माण 4 प्रकार से हो सकता है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, जिससे कि हम नए नए शब्द बनाते हैं। ये शब्दांश के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल सही। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते। और अल्टीमेटली ये सदैव समान अर्थ रखते हैं। ये गलत हो गया। रीजन बिहाइंड, अब जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, जस्ट वी का हम क्या लगा रहे थे कि उससे अलग या उससे उल्टा। ये कहते ना, जैसे विस्मृत, विदेश। मैं लिख भी देती हूं आपके रेफरेंस के लिए, विदेश। राग, विराग, बिल्कुल उसका ऑपोजिट, विलोम शब्द बनाने के लिए करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये समान अर्थ में भी होता है, उसका और ज्यादा इफेक्टिव। जैसे कि शुद्ध, शुद्ध है बिल्कुल प्योर, लेकिन विशुद्ध, विशुद्ध का मतलब हो गया बहुत ज्यादा प्योर। तो यहां पर ये समानार्थी ही रहे, समान अर्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये उल्टे अर्थ वाले नहीं हुए। तो यानी कि वी उपसर्ग का ऐसा नहीं हमेशा ही एक अर्थ रहेगा, इसके 2 भिन्न प्रकार से भी अर्थ हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन, कि ऐसा नहीं कि जो उपसर्ग प्रत्यय उनका हमेशा एक ही अर्थ रहेगा। कभी कभी किसी संदर्भ में डिफरेंट अर्थ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे वी का मतलब था उसकी और ज्यादा, मतलब की अधिकता, यहाँ पर वी का मतलब था उल्टा। तो बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, ट्रिकी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। आगे देखिए, बे उपसर्ग कौन सा है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आई गेस ये भी मैंने आपको बता दिया था, जैसे कि बेहिसाब, बेलगाम, बेईमान। तो ये ईमान, ठीक है ना, हिसाब, ये सारे के सारे शब्द जो है वो आपके उर्दू फारसी मूल के, ठीक है ना, वो आपके हिंदी के शब्द नहीं है। हिंदी के नहीं है तो संस्कृत के नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा विदेशज।
बे उपसर्ग। मोस्टली में लगा के देखिए, वो आपका विदेशज ही आएगा। आगे देखिए, भिन्न उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? फिर वैसा ही प्रश्न, निकम्मा, निहत्था, निर्विघ्न या नियुक्त। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? जैसे कि निकम्मा, कि जो कोई काम नहीं करता, तो कोई काम ना करने वाला, नी उपसर्ग है यहाँ पर। निहत्ता, उसके हाथ में कुछ नहीं है, नी उपसर्ग। फिर निर्विघ्न, विघ्न मतलब कि बाधा, और निर्विघ्न मतलब बिना किसी बाधा के, लेकिन यहाँ पे नी नहीं, निरुपसर्ग है बेसिकली। और नियुक्त, नी उपसर्ग। तो बेसिकली करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन आना चाहिए था, निर्विघ्न, क्योंकि यहाँ पे निरुपसर्ग था। तो आई होप ये सारे के सारे प्रश्न आपको क्लियर हैं। और आज का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं? मतलब 2 उपसर्ग तो सभी में हैं, लेकिन 2 से अधिक उपसर्ग किस में है? तो ये आपके लिए एक चैलेंज है। इसको जरा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने सही उत्तर जरूर लिखिएगा। हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। मैं सभी में पर्सनली कमेंट भी करूंगी। तो चलिए, इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। अगर आपको सेशन लाभदायक लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।